कल हमने ऐसी दो फॉर्मूला कंप्लीट की थी। The force in vacuum, so 1/4 by epsilon 0 Q1 Q2 by R square. Epsilon 0 is the permittivity of free space, and the force in given medium, so 1/4 by epsilon Q1 Q2 by R square. Epsilon is the permittivity of given medium. Okay, बाद में हमने दोनों की रेशियो फाइंड की थी, F/Fn, so epsilon upon epsilon 0. It's called a relative permittivity. डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. ओके, और इससे बताया था F फ्री स्पेस में लगने वाली फोर्स मीडियम में लगने वाली फोर्स से k टाइम्स ज्यादा होगी. क्लियर? ये सब पोर्शन एमसीक्यू में ज्यादा काम में आएंगे. ओके, कल जो पढ़ा था सिर्फ दो इलेक्ट्रिक चार्ज के बीच में लगने वाली फोर्स थी, लेकिन सपोज नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस है, हर किसी एक चार्ज पे लगने वाली फोर्स कैलकुलेट करते हैं मल्टीपल इलेक्ट्रिक चार्ज, और किसी एक इलेक्ट्रिक चार्ज पे लगने वाली फोर्स कैलकुलेट करनी है. ओके, तो ये कैलकुलेशन कैसे होगी? आज चैप्टर की फर्स्ट पोर्शन कंप्लीट हो जाएगी, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड. तो इस बार इलेक्ट्रिक चार्ज वाली टॉपिक कंप्लीट हो जाएगी. ओके, और बाद में इलेक्ट्रिक फील्ड कंटिन्यू करेंगे. तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज से लगने वाली फोर्स कैलकुलेट करनी है, उसको सुपरपोजिशन थ्योरम या प्रिंसिपल भी बताया जाता है, या फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस का भी लिखा जाता है. ओके, सपोज वन डिफरेंट थ्री इलेक्ट्रिक चार्ज Q1, Q1, Q2 and suppose Q3, और सपोज मैंने यहाँ एक ओरिजिन ड्रॉ किया, तो पहले तो इसके लिए पोजीशन वेक्टर R1, इसके लिए पोजीशन वेक्टर R2 और R3. किसी एक ओरिजिन से डिफरेंट थ्री इलेक्ट्रिक चार्जेस Q1, Q2 एंड Q3 की पोजीशन वेक्टर क्या होगी? R1, R2 और R3. ओके, अब सपोज इस चार्ज से सपोज मुझे Q1 पे लगने वाली फोर्स कैलकुलेट करनी है. Q1 पॉजिटिव, Q2 पॉजिटिव, तो इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा. ये चार्ज इसके ऊपर रिपल्सिव फोर्स देगा, और इस रिपल्सिव फोर्स का नाम लिखेंगे F12. इस पर फोर्स लगता है 1 पे, ड्यू टू सेकंड क्या लिखेंगे? F12. सिमिलरली इसका F13, F13 फर्स्ट इलेक्ट्रिक चार्ज थर्ड से लगने वाली. ओके, now this distance is the distance between first and second, so R12. distance between first and third, so R13, R12 और R13. ओके, कंप्लीट. चल, इतना डायग्राम पता चल गया? यस सर. ओके, different three electric charge in given figure Q1, Q2 and Q3. Okay, the position vector of Q1 with respect to origin R1, position vector of Q2 with respect to origin R2, and position vector of Q3 with respect to origins R3. Okay, now electric force on given electric charge, मतलब Q1 पे लगने वाली फोर्स कैलकुलेट करनी है. अब Q1 पे लगने वाली इलेक्ट्रिक फोर्स कैलकुलेट करनी है, जस्ट अ मिनट. Force is F13. So distance between 1 and 2 is R12. Distance between 1 and 3 is R13. Okay. Now total force on Q1 is F1, and F1 is equal to F12 plus F13. F1 पे लगने वाली टोटल फोर्स कितनी होगी? तो सेकंड से लगने वाली फोर्स और थर्ड से लगने वाली फोर्स को हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे. क्लियर? दोनों की फॉर्मूला लिख रहा हूं. कल ही हमने वेक्टर फॉर्मेट कंप्लीट किया था. हाँ. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ F12? 1 by F1 minus F2.
जैसे F1 minus F2. F1 माइनस F2, कल हमने F1 की फॉर्मूला लिखी। 1/4 pi epsilon 0 Q1 Q2 upon Q1 R Q2 अपन ये दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है, r12 square. स्क्वायर, लेकिन ये वेक्टर फॉर्मेट चाहिए तो इसकी डायरेक्शन r12 के डायरेक्शन में होगी, r12 कैरेट, Minus r12 कैरेट। फिर से ये दोनों के बीच में लगने वाली फोर्स 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q1 q2, डिस्टेंस बिटवीन q1 and q2 इज q1 सॉरी r12 स्क्वायर, डायरेक्शन कौन सी, r12 की डायरेक्शन, सो r12 कैरेट। ओके, नाउ सिमिलरली f13 clear, f13 is equal to 1/4 pi epsilon 0 q1 q3 upon r13 square and r13 caret, r13 caret, clear। बस ये दोनों को ऐड कर दो, ये दोनों की जो एडिशन है द टोटल फोर्स ऑन फर्स्ट इलेक्ट्रिक चार्ज, so f1 is equal to क्या लिखेंगे 1/4 pi epsilon 0 q1 q2 r12 square r12 caret 1/4 pi epsilon 0 q1 q3 r13 square r13 caret। sorry फिर से क्या हुआ, तो इसका मतलब कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज होंगे तो भी हम किसी एक इलेक्ट्रिक चार्ज पे लगने वाली फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज यहाँ कितने थे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज 3, 1 पे लगने वाली फोर्स कैलकुलेट करनी थी, F12 प्लस F13 ऐसा कैलकुलेट किया। सपोज मान लो 2 पे लगने वाली फोर्स कैलकुलेट करनी है, सेकेंड इलेक्ट्रिक चार्ज पे लगने वाली फोर्स हमको कैलकुलेट करनी है, तो कौन सी फॉर्मूला होगी, सेकेंड पे लगने वाली इलेक्ट्रिक फोर्स कैलकुलेट करनी है, फॉर्मूला क्या बनेगी, ये जो मैंने लिख के दिया वो फर्स्ट के लिए है, समझ मान लो सेकेंड पे लगने वाली फोर्स कैलकुलेट करनी है, F21 के लिए F21 प्लस F23 सेकेंड हाँ फर्स्ट से सेकेंड पे थर्ड से लगने वाली फोर्स। ओके, फॉर्मूला क्या होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q1 q2 अपॉन r21 स्क्वायर r21 कैरेट प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q2 q3 r23 स्क्वायर r23 कैरेट। पता चला, लिख के बता रहा हूँ, चलो q2 q3 r23 स्क्वायर, पता चला कि फर्स्ट पे लगने वाली फोर्स, ये सेकंड पे लगने वाली फोर्स, थर्ड पे लगने वाली फोर्स ये तो F31 32 F31 F32 क्लियर, अब तो पता चल गया। ओके, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज है, किसी एक इलेक्ट्रिक चार्ज पे लगने वाली फोर्स कैलकुलेट करनी है। ओके देखो ये F12 था, ये F13 था, सो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ पैरेललोग्राम इसका F1 लॉ ऑफ पैरेललोग्राम बनाएंगे ना, आपको रिजल्टेंट F1 मिलेगा जो मैंने यहाँ कैलकुलेट करके आपको दिया। ओके, अब सपोज मान लो आपको तो यहाँ तक ही याद रखना था, ये एक्सेस समझेंगे। सपोज मान लो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज n, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज कितने हैं n, n मतलब स्मॉल n, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज स्मॉल n है और फर्स्ट इलेक्ट्रिक चार्ज पे लगने वाली फोर्स कैलकुलेट करनी है। कैसे होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज n और फर्स्ट पे लगने वाली फोर्स कैलकुलेट करनी है, सुना F1 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे बोलो,
F12, F13, F14, F1 n। टोटल चार्ज कितने हुए? n। पहले यहाँ लिखा था, बताओ तो। F1 इज इक्वल टू F12 प्लस F13, क्योंकि कितने चार्ज से? 3। कहाँ लगना है फोर्स? है 1 पे। 1 पे लगना है फोर्स ड्यू टू 2 और 1 की फोर्स ड्यू टू 3। F12 और F13। लेकिन अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज n, F12 प्लस F13 प्लस F14 अप टू F1 n। चलो सबकी फॉर्मूला लिखनी है, तो ये पोर्शन कॉमन निकाल दे। सबने ये मुझे एप्सिलॉन 0 तो लिखना है, कॉमन निकाल दिया मैंने। क्या लिखेंगे? Q1 Q2 R12 स्क्वायर R12 कैरेट। ओके, एक चीज और, सब में Q1 तो आएगा कि नहीं? चेक करो तो। यहाँ भी Q1 है, यहाँ भी Q1 भी बाहर ले सकते हैं। किस इलेक्ट्रिक चार्ज पे लगने वाली फोर्स सही? Q1। तो Q1 इधर भी आएगा, Q1 इधर भी आएगा, सभी में Q1 होगा। Q1 भी बाहर ले सकते हैं। तो यहाँ क्या लिखेंगे? Q2 R12 स्क्वायर R12 कैरेट, Q3 R13 स्क्वायर R13 कैरेट, प्लस डैश 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 Qn R1n स्क्वायर R1n कैरेट। तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इसको और सॉर्ट करना तो भी कर सकते हैं। देखो और कम कर रहा है। F1 इज इक्वल टू Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 समेशन I इज इक्वल टू 2n। 1 2 नहीं लिखना है, कहाँ से स्टार्ट हुआ है? 2 से। 2 2 कहाँ तक जाएगा? n तक। ओके, यहाँ क्या लिखेंगे? Qi R1i स्क्वायर R1i कैरेट। ये शॉर्ट में लिखा है सब। सपोज आपने 2 से स्टार्ट किया, i इज इक्वल टू 2 रखो। i इज इक्वल टू रखेंगे तो Q2 R12 स्क्वायर R12 कैरेट, क्योंकि i इज इक्वल टू 3 रखो। Q3 अपन R13 स्क्वायर R13 कैरेट, ये हो गया। n रखो, Qn R1n स्क्वायर R1n कैरेट, ये हो गया। तो इस तरह से पूरी थियरी दी है। 1.7 नंबर में होगा, चेक करो। सर इसमें तो चार्ज प्लस प्लस है, इफ है? एक चार्ज प्लस और एक चार्ज माइनस हो तो वो भी चलेगा ना, वो अलग से बात है। पहले ही आपको पता चल गया, जो चार्ज पॉजिटिव उसको पॉजिटिव लिख। सपोज मान लो कि यहाँ Q2 नेगेटिव था, तो ये नेगेटिव होगा। सपोज Q4 नेगेटिव, सपोज आपने E1 2 4 6 8 नेगेटिव लिया, तो उस टर्म को नेगेटिव लिखना है। इससे ज्यादा कुछ नहीं है, इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं है। ओके। चेक करो 1.7 नंबर, फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस कैसा होगा? सर कितनी थियरी है? ये तो अभी स्टार्ट नहीं हुई, क्या बात कर रहे हैं? 12 के अंदर, हर चैप्टर के अंदर, इस चैप्टर के अंदर चेक करेंगे तो टोटल उन लोगों ने क्वेश्चन के तौर पे दिया तो 70 तक है, 70। हाँ बहुत ज्यादा है। तो चलेगा ना, तो हर रोज पढ़ना है इससे टेक्स्ट बुक से, भी तो पता चलेगा क्या क्या लिखा क्या नहीं लिखा। 1.7 पहले कंप्लीट कर दो शाम।
Sir, Done, sir. ओके, ये थियरी मल्टीपल चार्जेस के बीच वाली फोर्स या सुपरपोजिशन प्रिंसिपल इस पर पूछा जाएगा। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पर भी ये पूछा जाएगा। एक चीज और है इसके अंदर, एक चीज और भी है। चेक करो कि जब दो इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं, टू Q1 एंड Q2, तो फोर्स की फॉर्मूला क्या होती है? 1/4πε0 Q1 Q2 r²। सिर्फ दो ही इलेक्ट्रिक चार्ज होता है तो फॉर्मूला होती है Q1 Q2 1/4πε0 Q1 Q2 r²। ओके, सपोज ये दोनों होते तो F is equal to 1/4πε0 Q1 Sir. Q2 r²। बोलो सर ये एप्सिलॉन की वैल्यू कैसे रख? इसकी वो हम ये सॉल्व करेंगे ना न्यूमेरिकल। जस्ट मिनट। न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त आपको Q1 क्या है, Q2 क्या है, दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है, सभी वैल्यूएशन हम लोग दे देंगे। बराबर, सपोज Q1 की वैल्यू सपोज 2 माइक्रोफैराड है, सॉरी 2 माइक्रोकूलम, तो 2 माइक्रोकूलम का मतलब 2 × 10⁻⁻⁶ कूलम सब दिया जाएगा। सभी वैल्यूएशन आपको दे दी जाएगी और सभी वैल्यूएशन आपको जब दे दी जाएगी तो ऐड करके सॉल्व करना है। मतलब ये एप्सिलॉन की वो भी होगी। तो कल बताया था ना वैल्यू क्या थी, एप्सिलॉन की वैल्यू क्या थी, कल तो लिखा था। एप्सिलॉन 0 की वैल्यू और k की वैल्यू कल हमने पढ़ी थी। 0.8 × 10। 9 × 10⁻12 द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन 0। हाँ। और सपोज इतना सारा नहीं लिखना तो पूरे क्वेश्चन को k बना दो। 1/4πε0 इज k और k की वैल्यू 9 × 10⁻9 भी लिख सकते तो हैं। के लेंगे तो चलेगा ना? चलेगा चलेगा चलेगा, गलत क्या? मैंने दोनों चीज कल एक्सप्लेन की थी कि सपोज एप्सिलॉन 0 लेंगे तो 8.9 10⁻12। तो सर तो हाँ तो ये डायरेक्ट ही हो गया, तो हम ये k की वैल्यू 9 वो रख दे। यस यस चलेगा, 9 × 10⁻9 रख सकते हैं। मेरा कहने का मतलब क्या है कि सपोज दो इलेक्ट्रिक चार्ज होंगे तो ये दो होंगे तो ये वाली फॉर्मूला। इसका मतलब दो इलेक्ट्रिक चार्ज के बीच में लगने वाली फोर्स थर्ड इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रेजेंस से चेंज नहीं होती है। देखो ये दोनों के बीच की फोर्स यही रहेगी, सिर्फ दो होंगे तो भी, तीन होंगे तो भी, दो इलेक्ट्रिक चार्ज के बीच में लगने वाली फोर्स ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। इसको टू बॉडी फोर्स बताया जाता है। टू बॉडी फोर्स मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज होंगे लेकिन दो इलेक्ट्रिक चार्ज के बीच में लगने वाली फोर्स कभी चेंज नहीं होगी। दो इलेक्ट्रिक चार्ज के बीच में लगने वाली फोर्स कभी चेंज नहीं होगी। ऐसे न्यूटन्स ग्रेविटेशनल फोर्स वाली जो फॉर्मूला है उसमें भी ऐसा ही है। दो ऑब्जेक्ट के बीच में लगने वाली ग्रेविटेशनल फोर्स नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट के बीच में लगने वाली फोर्स से कभी चेंज नहीं होती। अर्थ के ऊपर नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स है लेकिन दो ऑब्जेक्ट के बीच में लगने वाली फोर्स कभी चेंज नहीं होती। क्लियर? तो इस तरह से रहेगा। यहाँ तक पता चल गया? यस सर। ओके चलो, आज आपकी जो डाउट है कि सपोज ये फॉर्मूला किस तरह से यूज की जाएगी। ओके, आज मैं इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एकदम सेपरेट डिफरेंट सब्जेक्ट है। एक दो पॉइंट्स थे इस चैप्टर के अंदर, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो चार्ज वाली टॉपिक आज कंप्लीट होगी। अब जो भी है पूरा चैप्टर इलेक्ट्रिक फील्ड है। ओके, तो इसके नॉर्मल एमसीक्यू या जो भी क्या बताएंगे, नॉर्मल जो क्वेश्चन वो लोग पूछते हैं वो हम कंप्लीट करते हैं। ओके, कैलकुलेट रखो, फटाफट कैलकुलेट करना है तो जिससे आप क्या करेंगे, इजीली इसको कंप्लीट कर पाएंगे। तो आप इजीली कंप्लीट कर पाएंगे। अब तक जो चार्ज के जितने भी हमको डिफरेंट, अब देखो यहाँ तक की जो हमने टॉपिक कंप्लीट की
कौन सी ऐसी फॉर्मूला जो हमको याद रखनी चाहिए? तो सबसे पहले क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, Q इज इक्वल टू NE। ओके, ये एक फॉर्मूला हमने पढ़ी थी। सेकेंड, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, या F इज इक्वल टू Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। बस इतनी फॉर्मूला से हमको अब काम करना है। हेलो, सबसे पहले ये वाली फॉर्मूला से मैं आपको डिफरेंट टाइप ऑफ एमसीक्यू लिखवाऊंगा। ओके, तो लोगों ने सबसे पहले ऐसे एक एमसीक्यू पूछे, पॉजिटिव चार्ज ऑन He24, पॉजिटिव चार्ज ऑन He24 इज डैश, कितना होगा? पॉजिटिव चार्ज ऑन He24, ये हीलियम के लिए लिखा। इसको क्या बताएंगे आप? टू को क्या बताएंगे? केमिस्ट्री में पढ़ाया होगा ना? एटॉमिक नंबर। हाँ, एटॉमिक नंबर, यस, एटॉमिक नंबर। ओके, 2 is the atomic number. ओके, और ये एटॉमिक मास। 2 एटॉमिक नंबर है। एटॉमिक नंबर जो है वो आपको नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देंगे, लेकिन न्यूट्रॉन फाइंड करना है A माइनस Z से मिलेगा। देखो यहाँ एटॉमिक नंबर Z इज इक्वल टू 2, नंबर ऑफ प्रोटॉन 2, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 2। ओके, सपोज न्यूट्रॉन कैलकुलेट करना है तो 4 माइनस 2 मतलब 2। ओके, क्या पूछा था? पॉजिटिव चार्ज ऑन He24, तो यहाँ कितने प्रोटॉन है? तो पॉजिटिव चार्ज इज 2 into 1.6 10 raised to minus 19, कितना होगा? क्लियर? बराबर। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या था? व्हाट इज द पॉजिटिव चार्ज ऑन He24? तो H इस तरह की कैलकुलेशन होगी। एटॉमिक नंबर आपको प्रोटॉन देंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज 2, so 2 into 1.6 10 raised to minus 19, so answer is 3.2 10 raised to minus 19। है कोई डाउट? No. 1.6 किसके? क्या पढ़ता है रोज? हाँ हाँ बता। इलेक्ट्रिक चार्ज में तो लिखा था Q is equal to Ne, is a basic electric charge, इसकी वैल्यू होती है 1.6 10 raised to minus 19। क्लियर? हमने ऐसा भी लिखा था, फर्स्ट आपको बताओ दो। NO3 माइनस 1 की चार्ज क्या होगी? उस दिन मैंने लिख के दिया था, पता आपको? तो NO3 माइनस 1 की चार्ज की हमने लिखा था -1 into 1.6। तो मतलब ये आपको, मुझे पॉजिटिव चार्ज फाइंड करना था, तो मैंने Z से नंबर ऑफ प्रोटॉन फाइंड किया, नंबर ऑफ प्रोटॉन मिल गया, तो N की वैल्यू हो गई। N की वैल्यू कितनी आई? 2। E is a basic electric charge, 1.6 10 raised to minus 19। ठीक है, ऐसी यहाँ इंफॉर्मेशन है, मेरे ख्याल से टेक्स्ट में है कि नहीं पता नहीं, बराबर। मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि मिनिमम इलेक्ट्रिक चार्ज, ये थ्योरी पढ़ाई थी, हमें लिखा था मिनिमम इलेक्ट्रिक चार्ज इज 1.6 10 raised to minus 19 कूलम। इससे मिनिमम इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं मिल सकता। लेकिन जो बेसिक पार्टिकल है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, ओके, तो उन लोगों ने चेक किया पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव है, ये 0। उन लोगों ने चेक किया इसको भी, मतलब ये पॉजिटिव चार्ज किससे बने हुए? हमको पता है, पहले एटम के अंदर न्यूक्लियस, सराउंड इलेक्ट्रॉन रोटेट होंगे, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो स्टेडी कंडीशन में होंगे। ओके, तो उन लोगों ने चेक किया कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किससे बने हुए? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो डिफरेंट क्वार्क्स बने हुए हैं।
डिफरेंट क्वार्क में दो क्वार्क, अप एंड डाउन। अप क्वार्क की वैल्यू +2/3e एंड -1/3 e। मतलब उन लोगों ने ये दोनों पार्टिकल किससे बने हुए वो चेक किया, तो पता चला कि वो क्वार्क से बने। और क्वार्क भी दो टाइप के हैं, अप क्वार्क जिसकी वैल्यू +2/3e और डाउन क्वार्क -1/3 e। जब ये मिला तब पता चल गया कि ये दोनों की चार्ज इक्वल क्यों है, इसकी चार्ज 0 क्यों है, क्योंकि उन लोगों ने चेक किया ना, तब पता चला कि प्रोटॉन जो है वो U और D से बना हुआ है। मतलब प्रोटॉन के अंदर दो अप क्वार्क है और एक डाउन क्वार्क है। अब दोनों अप क्वार्क है, मतलब +2/3e -1/3 e। चलो एडिशन करो, कॉमन क्या निकलेगा इसमें? e/3 कॉमन, 2 + 2 -1। तो प्रोटॉन की चार्ज कितनी होगी? इलेक्ट्रॉन जितनी होगी, लेकिन प्रोटॉन पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन क्या होगा? नेगेटिव रहेगा। ओके, सिमिलरली न्यूट्रॉन है वो भी क्वार्क से बना है, लेकिन न्यूट्रॉन की कंस्ट्रक्शन जो है वो UDD से है, सिंगल अप क्वार्क और डिफरेंट टू डाउन क्वार्क। अप क्वार्क की वैल्यू कितनी, डाउन की वैल्यू, कॉमन क्या निकलेगा? e/3, 2 - 1 -1, मतलब क्या हो गया? 0। मतलब न्यूट्रॉन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। क्लियर? तब ये 2-3 MCQ याद रखने हैं। प्रोटॉन की कंस्ट्रक्शन क्या है? UUD। न्यूट्रॉन की कंस्ट्रक्शन क्या है? UDD। U क्या है? अप क्वार्क, और ये क्या होगा? डाउन क्वार्क। क्लियर? टेक्स्ट बुक में जगह नहीं है कहीं, तो नोटबुक में भी इतना लिख, क्वार्क ये दो होंगे प्रोटॉन के लिए और न्यूट्रॉन के लिए, ये एडिशन के साथ लिख लो, क्योंकि MCQ में पूछा गया है। ये पूरा कंप्लीटली लिख लो। Done, sir. Sir, no. ये सब आज जो MCQ कंप्लीट, इसको प्रॉपर्ली लिख लेना। हाँ, क्योंकि ये टेक्स्ट में भी नहीं होंगे, कभी रेफरेंस बुक में होगा नहीं होगा, लेकिन सब इंफॉर्मेशन जरूरी है। Done, sir. ओके,
तो ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कंस्ट्रक्शन थी। इसका मतलब जो बेसिक इलेक्ट्रिक चार्ज है उसके अंदर भी इस टाइप के पार्टिकल्स है। ओके, और इसमें दो टाइप, अप क्वार्क एंड डाउन क्वार्क। प्रोटॉन बनता है दो अप और एक डाउन से, और न्यूट्रॉन बनता है एक अप और दो डाउन से, और इसलिए इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है और इसका चार्ज इलेक्ट्रॉन बराबर रहता है। बराबर, ये इंफॉर्मेशन एक्चुअली मेरे ख्याल से नहीं थी, इसको सेपरेटली एक्सप्लेन किया। ओके, चलो हम फर्स्ट तो फॉर्मूला जो यूज कर रहे हैं उसके एमसीक्यू सॉल्व करना शुरू करते हैं। ओके सर, ग्लास रॉड सिल्क के साथ रब करेंगे। सपोज ग्लास रॉड सिल्क के साथ रब करेंगे, सो सिल्क बिकम्स नेगेटिव 320 नैनोकूलम। 320 नैनोकूलम सिल्क बिकम्स नेगेटिव कितना, 320 नैनोकूलम। ग्लास रॉड और सिल्क रब करें, ग्लास पॉजिटिव बनता है, सिल्क क्या बनता है, नेगेटिव। तो सिल्क बिकम्स 320 नैनोकूलम। इसके पास कितना चार्ज है, 320 नैनोकूलम जितना चार्ज है। सो हाउ मच इलेक्ट्रॉन लॉस्ट बाय ग्लास रॉड, हाउ मच इलेक्ट्रॉन लॉस्ट बाय ग्लास रॉड, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन कहाँ गए, सिल्क पे गए, तो लॉस किससे हुआ, ग्लास रॉड से हुआ। ओके, अब मुझे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करना है। सो क्यू की वैल्यू -3 माइनस क्यों लिया, क्योंकि ये चार्ज मुझे जो दिया गया था सिल्क का दिया गया। फिर से क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। When the glass rod does with silk, the silk become negative charge of 320 nanocoulomb. 320 nanocoulomb. So how much electron lost by glass rod? So Q is equal to minus 320 nanocoulomb. So minus 320 into 10 raised to minus 9 coulomb. Okay, nano मतलब 10 raised to minus 9. अब Q is equal to N की फॉर्मूला यूज करो। So minus 320 10 raised to minus 9 इलेक्ट्रॉन की चार्ज। So now n is equal to minus 320 divided minus 320 10 raised to minus 9 divided by, सिंप्लीफाई करके आंसर दो। Two hundred. 200 into into 10 raised to 10. हाँ 200 into 10 raised to 10. So answer is 2 into 10 raised to 12. कितने इलेक्ट्रॉन लॉस्ट हुए, 2 into 10 raised to 12 इलेक्ट्रॉन लॉस्ट बाय ग्लास रॉड। पता चला, yes sir. rod rub with silk, silk have a negative charge minus 320 nanocoulomb. So how many electron lost by glass rod? Clear? 210 So raised. Q is equal to minus 320, क्योंकि सिल्क के पास ये चार्ज है मतलब नेगेटिव, नैनोकूलम था 10 raised to minus 9 लिखा, Q हो गया इलेक्ट्रॉन के लिए -1.6। ओके, टाइप थोड़ी चेंज होती है। सेकंड इस टाइप की क्वेश्चन, इसमें कोई प्रॉब्लम, ये लिखना हो तो लिख लो। Sir done.
ओके अब क्वेश्चन ऐसा है, द चार्ज ऑन 1 माइक्रोग्राम इलेक्ट्रॉन विल बी चार्ज ऑन 1 माइक्रोग्राम इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन बताया 1 माइक्रोग्राम। ओके तो लिख सकते हैं पहले तो 1 माइक्रोग्राम मतलब माइक्रो मतलब 10⁻⁻⁶, माइक्रो मतलब 10⁻⁻⁶, केजी में कन्वर्ट करना है तो वो ऊपर से 3 ऐड हो जाए, क्या, वही बोला। हाँ 3 इंक्रीज होगा क्योंकि डिवाइड बाय 1000। ओके क्या पूछा था उसने, द चार्ज ऑन 1 माइक्रोग्राम इलेक्ट्रॉन। ओके सो 9.1 10⁻⁻31 kg इसकी मास है इलेक्ट्रॉन, तो चार्ज की वैल्यू 1.6 10⁻⁻19 कूलम। इस एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज की वैल्यू क्या होगी 1.6 10⁻⁻19 कूलम। तो हमको किसके लिए फाइंड करना है, so now electric charge of 1 microgram is 10⁻⁻9. 0.175 0.175 into हाँ एक मिनट 10⁻⁻3 क्योंकि ये 28 हो गया 10⁻3 10⁻⁻3 बड़े 10 इसका मतलब 175 कूलम मल्टीप्लाई कर देते हैं ना 10 मतलब 1000 175 कूलम। पता चल रहा है ये सब, यस ये जो कैलकुलेशन कर पता सिर्फ एक ही फॉर्मूला में यूज कर रहा हूँ, डिफरेंट टाइप ऑफ एमसीक्यू या क्वेश्चंस क्या होंगे आपको पता चलता रहेगा। क्लियर, चलो मैंने ये आपको कंप्लीट करके दिया, किसके लिए कंप्लीट करके दिया 1 माइक्रोग्राम। ओके एक बार ऐसा पूछा है कि टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन हैव ए मास 75 kg, जैसे बता रहा हूँ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन हैविंग ए टोटल मास ऑफ 75 kg, 75 kg इलेक्ट्रॉन की चार्ज क्या होगी, ये 1 माइक्रोग्राम के लिए पूछा था ना, 75 kg के लिए पूछा, कैसा कैलकुलेट करेंगे। यहाँ 75 लिखो 13.1 जहाँ 10⁻⁻9 लिखा है So 13.18 into 10⁻12. एक मिनट 13.18 18 हाँ into 10⁻, 12. yes 10⁻12, so 1.318 10⁻11 ऐसा होगा। Yes. यस 13 इधर गया ना, नेगेटिव साइड जाएंगे तो पॉजिटिव चेंज करना है, पता चल गया। तो ये माइक्रोग्राम के लिए पूछा था, तो 75 kg के लिए भी पूछा है उसने, 75 kg के लिए पूछा है, तो ये इतना थोड़ा बहुत चेंज तो होता रहेगा। ओके ये सभी जो अभी कैलकुलेट कर रहे हैं Q इज इक्वल टू एन ई के ही है, Q इज इक्वल टू एन ई के लिए। ओके अब एक चीज और, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलो, total electric charge on object, total electric charge on object having a proton 9 into 10⁻13
नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने दिए 9 into 10 raised to 13 and 6 into 10 raised to 13 electron. Net electric charge, total electric charge on object having a proton 9 into 10 raised to 13, having a electron 6 into 10 raised to 13. अब इसका टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज कैलकुलेट करना है तो प्रोटॉन की वैल्यू और प्रोटॉन की इलेक्ट्रिक चार्ज माइनस करके, क्यों माइनस करके, इलेक्ट्रॉन के लिए नेगेटिव होता है इसलिए इलेक्ट्रॉन की वैल्यू क्योंकि प्रोटॉन की चार्ज पॉजिटिव होगी, इलेक्ट्रॉन की चार्ज नेगेटिव होगी। सिंपल बताओ, इससे आप 10 to 30 1.6 10 to -19 कॉमन निकाल दो, 13 कॉमन निकल गया, 9 minus 6 सर हम दोनों अलग अलग करे तो हाँ अलग अलग दोनों साइड करे ऐसा क्यों कर रहे हैं, इतना लेंथी हो जाएगा। ये कॉमन निकल गया, मेरी बात सुनो, ये कॉमन निकल गया, 9 minus 6 ये हो गया 1.6, ये कितना होगा 10 to -6 4.8 10 to -6 is called 4.8 microcoulomb. It's called 4.8 microcoulomb. Clear? यस तो ऑब्जेक्ट में इतने प्रोटॉन थे, इतने इलेक्ट्रॉन थे, नेट इलेक्ट्रिक चार्ज, टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज कितने होते? कंप्लीट करो इसको। लिख लिया? Yes, sir. Done. आज इसकी मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको एमसीक्यू बताई, बट थोड़ी बहुत डिफरेंट एमसीक्यू इसके भी कल कंप्लीट करेंगे और वो कंप्लीट करने के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट करेंगे। क्लियर? पहले इतना रखो, आज मैंने सिर्फ और सिर्फ थियरी में आपको सुपरपोजिशन एक्सप्लेन किया। टॉपिक इज 1.7, टॉपिक नंबर 1.7। कल से 1.8 फील्ड स्टार्ट हो जाएगी। कल सेकंड क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर? तो आज ये एमसीक्यू ज्यादा एक बार चेक कर लो जो लिखा है आपने। थियरी के अंदर 1.8 टॉपिक कंप्लीट कर लो, सॉरी 1.7 बराबर। कल से सेकंड क्वेश्चन ऑफ चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे। ओके, चलो आज इतना ही रखो। बाय।